हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन और बहुत ही इजी टॉपिक, जो बोलने के लिए इजी है और जिसका हर एक टॉपिक में यूज है। और समझ लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके खुद के तो क्वेश्चंस आते कि नहीं आते आई डोंट नो, पर ये हर क्वेश्चन में आता है। मतलब एनर्जी, वर्क और पावर, इसके बगैर आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। सही है ना? ऐसे तीनों टर्म्स हम इस टॉपिक में सीखेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिकली ऐसा नहीं होता है ये, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मतलब सीक्वेंस ऐसे चलती है, सीक्वेंस ऐसे चलती है। लिख लो सब हेडिंग, नहीं मस्त हेडिंग। और ये हफ्ते ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट थ्रिल, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पहला टर्म हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है वर्क। आज लेक्चर थोड़ा सा मैं लाइट रखूंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे व्हाट इज वर्क। वर्क इज अ स्केलर। क्या है? स्केलर। आपने कभी ऐसा देखा क्या, सर एक्स डायरेक्शन में 10 जूल की एनर्जी लगी है? एनर्जी को डायरेक्शन दी कभी? अच्छा एक चीज बताओ, 1 किलो की बॉडी के पास 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो एनर्जी किस डायरेक्शन में? सर एनर्जी का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता, एनर्जी है उसके पास, खत्म। है कि नहीं? 2 जूल एनर्जी है ना उसके पास। एनर्जी का यूनिट अपन क्या यूज करते हैं? जूल। तो यूनिट क्या है इसका? यूनिट इज जूल, ऐसा है यूनिट, इसको जे बोलते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क क्या हो सकता है? पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड सही है गलत? बोलो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिखो। तुमसे मिलकर दिल का है वर्क डन। अब कितना वर्क किया गया है, इसका क्या फॉर्मूला है? ज्यादा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला लिखाऊंगा, टॉपिक खत्म। सच बता रहा। इसके बाद तो मैं अलग अलग एग्जांपल्स लिखाऊंगा, जिससे आपको सिखाऊंगा कि ऐसे इस टाइप का एग्जांपल दिखे तो ऐसे इंप्लीमेंट करो। उसको सब रटना बोलते हैं। इसे देखना, कभी भी आप फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिखते। पढ़ा है क्या किसी ने कभी? देखा ही नहीं सर, पता ही नहीं क्या होता है। अभी भी कभी भी आप देखना, फॉरेन ऑथर्स की फिजिक्स की बुक्स पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जांपल्स नहीं दिखते उसमें, आपको थ्योरी दिखती है। वो सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं और वो सिचुएशंस को नेक्स्ट सिचुएशन से रिलेट करते हैं। तो फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशंस, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी। फोकस ऑन द राइट थिंग, कि ये थ्योरेटिकली कैसा सब्जेक्ट है। समझ में आया? जैसे ये ब्लॉक है एम मास का, इसको मैंने यहां फोर्स लगाया। कहां फोर्स लगाया? इसको मैंने यहां फोर्स लगाया। बोलो सही है गलत? अरे पक्का? ये एंगल थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, इसके दो कंपोनेंट है, इसके एफ कॉस थीटा और एफ। कौन सा वाला कंपोनेंट इसको मूव करवाने के काम आ रहा है? क्यों, आपको मालूम है एफ साइन थीटा एम जी से छोटा है या बड़ा है? मालूम है क्या? एफ साइन थीटा अगर एम जी से बड़ा रहा तो ये वाला भी मूव करवा रहा, बॉडी तो इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रही। तो ज्यादा नहीं समझते, समझ लेते एफ साइन थीटा बस एम जी से छोटा है, तो ऐसे ही मैं बता रहा। तो वर्क डन जो होता है वो बेसिकली ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट डीएस
F dot ds, वर्क डन इज F dot ds। क्या होता है वर्क डन? ds। और ये क्या होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड cos थीटा, एंड हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन F vector and displacement vector, F vector and देखो फटाफट, एक्चुअली इसको ऐसे समझते कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है, तो कौन सा वाला फोर्स इसको डिस्प्लेस करवा रहा है? F sin थीटा डिस्प्लेस करवा रहा है क्या? नहीं, इसीलिए F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत मस्त टॉपिक है ये, समझ लेना, सिंपल है और थोड़ा सा टिपिकल भी बोल सकते हैं, मतलब मजा आएगा अगर सीखने के लिए आए हो तो। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, ये बॉडी है एम मास की, अरे ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल, और ये डायग्राम बना लो। आज थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लाइट रखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको पहले दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए। सही है। आज से आपका लेक्चर है 3 को 10 कम से 4 को 10 कम तक, सेंटर ऑफ मास। ओके, समझ गया सब जन? सबने सुन लिया? सबका है 3 को 10 कम से 4 को 10 कम, 250 to 350, करेक्ट, ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास खत्म करने के लिए समय लगता है और अपन उस टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, मतलब एकदम धीरे धीरे से, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां से अगर अपन समझते हैं तो मुझे ये बताओ कौन से वाले फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो है? सही है, पहले खुद से देख लो कौन से वाले फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। सही है ना? इस फोर्स के वजह से वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो? पॉजिटिव क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल जीरो। क्योंकि देखो ये भी मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव, ये भी मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव, और ये क्या है? एंगल। cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा, तो इसके वजह से क्या होगा? पॉजिटिव। इसके वजह से क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो अक्यूट, वही मतलब, इसके वजह से जीरो, इसके वजह से, इसके वजह से, अरे बाप रे,
इसके वजह से, क्योंकि एंगल इसके वजह से, इसके वजह से, अरे बाप, मजा आ गया। सबको समझ में तो आ ही गया होगा। इसका आंसर तुरंत आ जाता है हमारे संचित का। कहां से है बेटा तू? अरे बहुत बढ़िया, होशियार तो है भाई। चल आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट 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 आ जाओ। यहां पे है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है बॉब, बॉब इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, करेक्ट। जब ये रोटेट होता है, जब ये रोटेट होता है तो बताओ वर्क डन बाय आंसर, हाथ खड़े करना, टेंशन, क्योंकि फोर्स के वजह से वर्क डन है और टेंशन इज आल्सो फोर्स। हाथ खड़े करना, बताओ वर्क डन बाय, पॉजिटिव नेगेटिव है जीरो, यही बताना है। बताओ वर्क डन बाय, हाथ खड़े करना है, अच्छे से दिखने चाहिए। वर्क डन हमेशा छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, पूरा घूम के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना भाई। बताओ किसका किसका आ गया आंसर, हाथ खड़े करो फटाफट। अरे बोल रहे भाई जीरो, क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ds इधर, और इनके बीच में एंगल, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस, लिख लो वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस जीरो, ऐसे लिखते, वर्क डन बाय टेंशन force is equal to 0. Work done by tension force is equal to 0. अच्छा, फिर इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय क्या होगा? जीरो। अरे mg नीचे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। चलो एक और सवाल है, सन अर्थ के अराउंड घूमता है? साले हाँ भी बोल रहा है, हाँ भी बोल रहा है, हाँ इससे समझ में आता। हाँ इसलिए बोलता हूँ होश में बैठो। किसमें बैठो? क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, सुनो ही मत, कथा सुनने नहीं आया तू। कौन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, या सन रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड? अर्थ रिवॉल्व करती है, नहीं वो गर्दन हिला रहा, नहीं बोल रहा हूं।
कौन रिवॉल्व करती? ऐसे कौन गर्दन हिलाता बे? पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। न घर का न घाट का। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन। अरे इधर लगेगा ना भाई। और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है गलत? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पंज। स्पेलिंग क्या है? स्पॉन्ज नहीं होता क्या? अच्छा एक चीज बताओ, एक रिजिड बॉडी क्या है? क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? मैंने सिखाया था आपको। रिजिड बॉडी का मतलब है वो बॉडी के बीच के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस। रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, मतलब ये बॉडी अपना कभी भी शेप नहीं बदलेगा, चाहे आप कितना भी कठोर फोर्स उस पर लगा दो। मर जाऊंगा पर चेंज नहीं होगा। बताओ, वर्क डन बाय दिस फोर्स। क्या बात कर रहे हैं? सही है? पक्का? अच्छा, अगर ये स्पंज रहा तो? पॉजिटिव। स्पंज रहा तो? स्पंज रहा तो भाई साहब दबेगा, फोर्स लग रहा ना, तो बॉडी थोड़ी डिस्प्लेस हो रही। पॉजिटिव बॉडी डिस्प्लेसिंग नहीं आता ना। क्या आता? जीरो। बॉडी थोड़ी डिस्प्लेस हो रही। सही है गलत है कि नहीं? क्या शर्मा जी, सही है ना? वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। मैं वही चाहता था तुम जीरो बोलो और मैं तुम्हें हक से बोलूं तुम गलत हो। देखो, बॉडी का शेप बदला, ये ऐसा हो जाएगा, दबेगा अंदर। कभी भी वर्क डन देखते पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव हुआ है या नहीं हुआ? हुआ, तो वर्क डन कभी जीरो। कभी भी वर्क डन देखते, कभी भी हम वर्क डन देखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। तो यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ है, तो यहां वर्क डन बाय फोर्स एफ डॉट डी एस। तो सिंपल सा एक पॉइंट है, मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वर्क डन बाय एप्लीकेशन अगर मूव हो रहा है तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? टू जीरो। लिखो फटाफट। लिख लिया ये पॉइंट सबने? आगे बढ़ू। अगर
वर्क डन बाय फोर्स, देखो फ्रॉम ए टू बी, एग्जाम्पल वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी 2 3j plus 4k. Work done by force from A to B, A है 1,1 से B 3,4. बता वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम A to B कैसे करते हैं इस टाइप में? डिस्प्लेस हुआ है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, इसको दो तरीके से करके दिखाते हैं, ठीक है? समझ में आया यहां तक? तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लो आपको कंफ्यूजन आ रहा है नहीं, और ये लीनियर है, कोई इक्वेशन है नहीं, ठीक है, लीनियर है ना, तो आप सिंपल एक चीज समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप ऐसा मान लेना, dxi dyj dz के, क्या बोला मैंने? dxi dyj dz के, सही है गलत? पक्का? आप सीधा मान लेना, कुछ नहीं करना ज्यादा। तो वर्क डन क्या होगा? f डॉट ds। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा f डॉट ds। जैसे ही आपने वर्क डन f डॉट ds किया तो क्या हो जाएगा? 2dx प्लस 3dy प्लस 4dz। x कहां से कहां तक है? 1 से 3। x 1 से 3 है, y कहां से कहां है, और z कहां है? खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस dy का इंटीग्रेशन y 1 से 4। खत्म। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, क्या आ जाएगा आंसर? 13 जूल। बोलो फटाफट, आंसर 13 जूल आ रहा कि नहीं? आ गया। फिर इसका आंसर आ गया, मजा आ गया। संचित सबसे पहले उसका आंसर आता है। बोलो फटाफट, हो गया? यहां तक समझ गया सबको? आगे बढ़ू? इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, और अगर इसका आप सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो, क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 3 माइनस 1 i कैप प्लस 4 माइनस 1 j कैप, ऐसा भी है। तो आप सीधा वर्क डन भी बोल सकते हैं f डॉट s, क्योंकि ये लीनियरली वेरी हो रहा है इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये लीनियरली वेरी नहीं होता, अगर ये लीनियरली वेरी नहीं होता तो आप ऐसा नहीं ऐसा बोलते। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। ये तब कर सकते जब चीजें लीनियरली जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? f डॉट s 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, सीधा 13 जूल। सीधा क्या होगा? आ गया आंसर सबका? फटाफट आगे बोलो, फटाफट। मिटा दूं? नहीं नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टू kg क्या है? 2 kg 10 न्यूटन 37 डिग्री, म्यू 0 है। क्या है? म्यू 0।
फाइंड वर्क डन इन 2 seconds. Find work done in 2 seconds. Find work done in 2 seconds. Find work done in 2 seconds. इसमें अब काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। दो सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही निकालना पड़ेगा ना आपको फटाफट। तो आप सीधा बोल सकते हैं एक कंपोनेंट इधर कितना एफ कॉस, एक कंपोनेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट कौन दे रहा है, दैट इज 8। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 8/2, 4 मीटर। किसका किसका यहां तक आ गया था, आ गया था। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 + ½ × 4 × 2 स्क्वायर, तो 8 मीटर। किसका किसका यहां तक आ गया था, यहां तक किसका किसका आ गया था, और किसका किसका वर्क डन आ गया था। वर्क डन इज F.S, तो क्या हो जाएगा 10 × 8 × cos 37, तो सीधा आ जाएगा 64 जूल। या तो आप ये भी कर सकते हैं, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वर्क डन अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, और वो फोर्स के कितना डिस्प्लेस कर रहा है 8, तो 8 × 8 64। आप जैसे जैसे मैच्योर्ड होंगे, धीरे धीरे ये टॉपिक को समझने लगेंगे, तो आप सीधा क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही फोर्स ले लोगे और सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी अपन अभी जस्ट सीख रहे, इस वजह से, अरे वो जे कैप नहीं रे, आई कैप है ना। अभी अपन जस्ट सीख रहे, इसलिए अपन उसको F.S से कर रहे हैं। समझ में आया, लिखो फटाफट। मिटा दो, पक्का, आगे बढ़ो, मिटा दो। कॉपी कर लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो। ये क्या है, ट्रक, और ये जा रहा है 4 मीटर/सेकंड। इसके ऊपर है एक वेज, क्या है एक, यहां पे है 2 किलो, और यहां पे है अपना कौन है, चैंप, ठीक है, चंपा। सही है। और लिखो ब्लॉक इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनलेस नहीं बोला मैंने, हाँ पहली बता दे रहा, फ्रिक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर देखोगे तो इसको कोई सूडो फोर्स मिलेगा क्या जो इसको रेस्ट पे रखेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन देखते से ये ख्याल आना चाहिए यहाँ फ्रिक्शन तो रहेगा ही। अगर मैं एक लाइन लिख देता, इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, अगर मैं ये लाइन लिख देता इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो आपके माइंड में सीधा ख्याल आ जाना चाहिए कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक या विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज बोल दो, वेज या ट्रक सेम ही तो है। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में वेज रेस्ट पे और वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे। ट्रक भी बोल सकते हो और वेज भी बोल सकते हो, दोनों ही लिखे।
इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब इस चीज के रिस्पेक्ट में, और ये फिक्स्ड है। वेज क्या है? फिक्स्ड है। सही है। फाइंड आउट वर्क डन, वर्क डन को WD लिखना। फाइंड आउट वर्क डन इन 2 सेकंड बाय फ्रिक्शन। फाइंड आउट वर्क डन इन 2 सेकंड बाय फ्रिक्शन। फाइंड आउट वर्क डन इन 2 सेकंड बाय फ्रिक्शन। बताओ बताओ बताओ। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, ट्रक के पास एक्सेलरेशन क्या है? ट्रक किससे मूव कर रहा है? ट्रक किससे मूव कर रहा है? अगर ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या बोला मैंने? ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक नीचे ही आता, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि जब आपने न्यूटन्स लॉ में वो क्वेश्चन देखा था, तो एक फोर्स लगता है और उसके कारण आपको सूडो फोर्स पीछे मिलता है, और उसका कंपोनेंट आप इस तरह से बैलेंस करते, तब आपको पता चलता है कि A इज इक्वल टू जी टेन थीटा होता है, तभी वो रेस्ट पे रह पाता है। तो यहाँ पे सूडो फोर्स मिल रहा क्या उसको? तो अगर वो ब्लॉक तब भी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन तो है। लिख लेना इस एक स्टेटमेंट नीचे, अगर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है। अगर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है। अगर ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो इस ब्लॉक को रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आ जाता ना, मान लो कि 100 में से एक आधी बच्चा होता जो इसको समझ पाता। मैंने यहां पे 2 फ्रेम दिए, कैसे? एक ग्राउंड फ्रेम और एक चंपक फ्रेम। चंपक फ्रेम मतलब ट्रक फ्रेम। अब ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मूव कर रहा क्या? तो अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालू विथ रिस्पेक्ट टू चंपक, 0। क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इससे हमें क्या समझ में आया? इज वर्क डन अ फ्रेम डिपेंडेंट थिंग? लिख लो नेक्स्ट एक हेडिंग क्या बोलते हैं, एक एस्टेरिक मार्क मान के बड़ा क्वेश्चन, इज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। इज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, एक बड़ा, एक अलग से इसका सॉल्यूशन के नीचे नहीं, अलग से बॉक्स बना के, ऐसा मतलब पता होना चाहिए तुमको, ये स्टेटमेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा, इतना चिंदी सा बॉक्स नहीं, आंसर तो लिखा ही नहीं अभी उसने। इज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, क्वेश्चन मार्क बड़ा एकदम, दिखते से ही दिखना चाहिए, अरे भाई साहब फ्रेम डिपेंडेंट चीज है। यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। बोलो सही है गलत? अरे बोलो फटाफट। यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो अगर इस कंडीशन में हम ऑब्जर्व करें वर्क डन, अरे ओए ये कैसे हुआ? हाँ?
दे रहे उसको, दे उसको। ना मतलब चुपके से रन चुरा लिया उसने, पता ही नहीं चला। विथ रिस्पेक्ट टू चंपक और ट्रक और वेच, ये सब क्वेश्चन है ना अलग अलग, तो आप सीधा क्या बोलोगे? 0, बिकॉज इन सब के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। इन सब के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? लिखो फटाफट। बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये ब्लॉक 8 मीटर इधर गया है, साथ में 4 इंटू 2 8, ये ब्लॉक 8 मीटर इधर गया है। अरे तेरा दोस्त कहां है? हाँ, ये ब्लॉक 8 मीटर इधर गया है। अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे रहता और सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी कहां जाने की है? नीचे या ऊपर? अरे ये ब्लॉक की टेंडेंसी जाने की कहां है? नीचे है या ऊपर है? अरे बोलो, नीचे है। ये ब्लॉक की टेंडेंसी कहां रहेगी जाने की? नीचे। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा? कितना लगेगा? इधर क्या लग रहा है? फोर्स mg साइन, तो ये कितना है? 20 इंटू 3/5, दैट इज, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? इधर 12 न्यूटन। रोकने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता ना भाई, लिमिटिंग लग जाएगा क्या? जितना नीचे लगेगा उतना ही खत्म। ये एंगल क्या है? ये एंगल अगर 37 है तो ये भी 37 है, तो ये एंगल 180 मेरे हिसाब से तो यही। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स कितना? 12 इंटू 8 इंटू कॉस 180 माइनस 37, तो ये कितना होगा? 12 इंटू 8 इंटू माइनस कॉस 37, 12 इंटू 8 इंटू माइनस 4/5। बोलो फटाफट क्या आंसर है? बोलो आंसर आया कि नहीं आया सबका? पक्का? यहीं छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मल्टीप्लिकेशन आपको कोई लोड है सर। हाँ, तेरे को डिस्टर्ब हो रहा है उसके वजह से? तू बोल बस, उसको बाहर खड़ा कर देता। हाँ। चल निकल बाहर। हाँ ना, इधर रख नोटबुक, इसके ऊपर। अब ठीक है, तो बोल तो बस। देखो, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, नेक्स्ट हेडिंग। ये स्टेटमेंट समझ में आया ना सबको? वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, ये एग्जांपल समझ में आया क्या? स्टार मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, बेटा दू। वर्क डन बाय सही है। ये एक ब्लॉक है, इस पे इधर लग रहा है F1 वेक्टर, इधर लग रहा है F2 वेक्टर,
इधर लग रहा है F3 वेक्टर, इधर लग रहा है F4 वेक्टर, इधर लग रहा है F5 वेक्टर, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ds, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ds, नेट डिस्प्लेसमेंट इधर। कोई भी कितने भी फोर्सेस लग जाए डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर। तो आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू एफ नेट, अभी कुछ भी मत लिखना, आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू एफ नेट डॉट ds। अरे बोलो सही है गलत, सही है। तो एफ नेट क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस करेक्ट डॉट ds। तो आप सीधा ये भी ले सकते हैं F1 डॉट ds, F2 डॉट ds प्लस F5 डॉट ds। सही है गलत, अरे बोलो फटाफट, है कि नहीं। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय 1 प्लस वर्क डन बाय 2 प्लस वर्क डन बाय 3 वर्क डन बाय 4 प्लस 5। सही है ना। तो ये वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस इस तरह से भी लिया जा सकता है, या तो आप डायरेक्टली एफ नेट निकाल लो फिर डॉट ds कर लो, या तो अलग अलग फोर्सेस के कारण अलग अलग वर्क डन निकाल के भी ऐड करो तो आंसर वन एंड द सेम। देखो if several forces act on a particle, if several forces act on a particle, then we can replace f vector, then we can replace f vector, then we can replace f vector, then we can replace f vector by f net। और f net क्या है, summation of f vector, f1 vector plus fn vector, n फोर्सेस मान ले तो लिख लिया यहां तक सबने, लिख लो फटाफट सब। क्या सिलेबस की स्पीड सही है? सही है क्या और तेज करूं? बस काफी है क्या? आ गए लाइन पे? बोला था मैंने तो, पहले बेस मजबूत बनाओ फिर भगाओ। बेस एक बार स्ट्रांग आ गया तो बिल्डिंग तो तुम 100 फ्लोर की खड़ी करो ना रे, फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ता। दे स्लैब लगाओ, दे बिल्डिंग एक फ्लोर और चाहिए क्या, ले लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पढ़ाई का एक सबसे अच्छा उसूल है बेस स्ट्रांग होना। आपको ये सब चीजें एक्सेप्टेबल हो रही है? आपको लग रहा है कि ये सब चीजें तो इजी आ जाएगी, हो जाएगा? ये एक्सेप्टेंस बिल्ड किया अपन ने पहले। जनरली हम ये एक्सेप्टेंस बिल्ड नहीं कर पाते, यही एक फैक्टर है जो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं होशियार होते हुए भी, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस ही बिल्ड नहीं हो पाता है। फर्स्ट जनरेट द एक्सेप्टेंस ऑफ द टॉपिक, फिर तो मिल्खा सिंह बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है। अगर ये पेस अगर अपनी चलती है तो आप मान लो अगस्त से पहले सिलेबस हो जाएगा। किसको चिंता थी सिलेबस की? कब होगा? अब फोन आना चाहिए बस मेरे पास, ठीक है? और तेज करता मैं, आ जाओ, तुम बोलो ना। क्योंकि देखो जो कोई भी जन एक बार और रिपीट करता है तो वी हैव द हैबिट टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन 6 months। आपको चाहिए क्या? अरे मैं मजाक कर रहा, करूंगा नहीं मैं।
मैं भावनाओं में नहीं बहता। लिखो, अच्छे से ही होगा, कंप्लीट करके धीरे 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 धीरे। मैं तो डराता रहता बीच बीच में। लिखो, सो द वर्क डन ऑन द पार्टिकल, सो द वर्क डन ऑन द पार्टिकल, सो द वर्क डन ऑन द पार्टिकल, अभी भी धीरे ही स्पीड चालू है ना। सो द वर्क डन ऑन द पार्टिकल is the sum of the individual works, 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 individual works done by all the forces, done by all the forces acting on the particle, done by all the forces acting on the particle। देखो, मेरा सिंपल सा मानना है, एक चीज मैं फैक्ट बता देता, मेरे को अगर सिलेबस थोड़ा सा तेज भी भगाना है तो मैं टाइम बढ़ाता, स्पीड नहीं। समझ में आया? स्पीड उतनी ही रहेगी, टाइम बढ़ जाएगा। और ऐसी कभी जनरली जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपना जो स्पीड है वो सही है मेरे हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है? सही है ना? पक्का ना? क्यों और जोश में आना जरूरत है। ठीक है? पता नहीं, जब से मैं ठीक हुआ है सब बीमार हो गया, मतलब अलग ही जोश में हूं मैं। अब तो 2-3 घंटे के लेक्चर तो मेरे को नॉर्मल लगता है ऐसे, पता नहीं क्या हो गया मुझे। देखो, एट t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, 0,0, यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि प्लेस्ड एट ओरिजिन भी बोल दो। और ये यहां से फाइनल पोजीशन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की है, x फाइनल, इट इज इक्वल टू 5,0। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, इट इज इक्वल टू 5,0। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, इट इज इक्वल टू 5,0। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। सुन जरा सुन, अरे बाबा सुन। ये लास्ट एग्जांपल है आज के लिए। आज का लेक्चर थोड़ा सा अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखा है, सच दैट कल से ऐसा नहीं होगा। देखो, इसमें सीधा आप क्या बोल सकते हैं, वर्क डन एफ डी एक्स, एफ डी एक्स करेक्ट। और एफ डी एक्स मतलब 0 से 5, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 dx, 0 से 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 dx, 0 से x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय, सही है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 5, और x का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो ये 2 और 2 खत्म, 25 प्लस 2 इंटू 5, दैट इज 35 जूल। दैट इज 35 जूल। संचित का फिर आंसर आ गया, मस्त, मजा आ गया। चलो, इसके आगे का अपन कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है। आप थोड़ा सा पढ़ के भी आना, इसकी एससी वर्मा भी आप पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है वो। ओके, अगर आप रीड करके आओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। चलो, मिलते हैं अपन कल, इसको आगे बढ़ाते हुए।